मेरे चेहरे पर आप ये जो मुस्कान देख रहे हैं ना, कई बार लोग इसी से दूर भागते हैं। वजह होती है कि उनके दांत ठीक नहीं होते, पीले हो जाते हैं, टूटे हुए हैं, कैविटी हो जाती है। कई बार जो मुस्कान आपके चेहरे को खिला सकती है, आप उसी से डरने लग जाते हैं। दांत और दांतों से जुड़ी बहुत सी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार हाफिज। स्वागत है सर आप। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सवाल बहुत से हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं बच्चों से। आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है कि छोटे छोटे बच्चों के दांतों में जो है कैविटी होने लगी है। तो ये एकदम से इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है? क्या रीजंस हैं कि बच्चों के दांतों में जो है कैविटी ज़्यादा बढ़ रही है, और क्या ये आगे चल के भी कुछ नुकसानदायक हो सकती है? बच्चों में कैविटीज़ देखी जा रही हैं और जैसा आपने कहा कि इसकी इंसिडेंस बहुत बढ़ गई है, ये सही है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो फूड का है। जिस तरह से जो चीज़ें बच्चे खा रहे हैं, जैसे आजकल देखेंगे कि बच्चों के हाथों में छोटे पैकेट्स होते हैं चिप्स के, नमकीन के, बच्चों को दे दिए जाते हैं कि इससे ये शांत रहेंगे। हाँ। और कुछ साल पहले तक ये देखा जाता था कि कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स भी बच्चे लेके घूमते रहते थे। अब तो ये कम हो गया। इसकी वजह से क्या होता है कि हर वक्त उनके मुंह में एक एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। ये जो चीज़ें हम खाते हैं जैसे, तो बैक्टीरिया इनको फर्मेंट करते हैं। दे आर इजी कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली, सिंपल कार्ब्स हैं ये जी। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं माउथ में, ये इनको इजीली एसिड बना देते हैं इनसे, और जिससे कि ये दांत गलते हैं। ओके। तो फ्रीक्वेंट फूड एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के साथ कि हर वक्त मुंह में कुछ ना कुछ है और वो चलते फिरते खा रहे हैं और वो चीज़ें दांतों से चिपक रही हैं, दांतों में एसिड, माउथ में एसिड बना रही हैं। एक एसिडिक एनवायरनमेंट है। प्लस बच्चों के दांत बहुत छोटे होते हैं, उनमें एनामल भी कम होता है, तो इसकी वजह से भी ये दांत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। एज अर्ली एज लाइक 2 years, 2 साल के बच्चे, 2.5 साल के बच्चे भी हमारे पास आते हैं जिनके दांतों में कैविटीज़ की प्रॉब्लम। आपने बात की बच्चों के दांत छोटे होते हैं और वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उनमें मिनरल कंटेंट, साइज़ छोटा होता है। जी जी। तो जो बच्चों के दांतों में कैविटी है, क्या वो उनके बाद में आने वाले जो दांत हैं, जो उनके ताउम्र साथ चलने वाले हैं, या जितने भी साल संभव हो साथ चलने वाले हैं, वो कैविटी उन दांतों पे कोई असर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। बहुत रेयर सिचुएशंस होते हैं जिनमें आपको इमीडिएट इफ़ेक्ट्स आते हैं, बट वो बहुत कम है, मे बी 1%, उससे भी कम। बट ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अगर दांत ख़राब हो गए हैं बच्चों के और अर्ली लॉस, मतलब उन दांतों को निकालना पड़ जाए या वो दांत गिर जाएं वक्त से पहले, तो उस सिचुएशन में दांतों में क्राउडिंग आती है। क्राउडिंग का मतलब ये है कि जबड़ा छोटा है और दांत उस हिसाब से ज़्यादा हैं, या अरेंजमेंट उनकी जो है वो आगे पीछे है जी। तो ये एक प्रॉब्लम लेटर ऑन आ सकती है कि क्योंकि बच्चों के दांत ख़राब हो गए जल्दी, जगह खाली हो गई है, तो जगह खाली हो गई, जिसकी वजह से जॉ ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई और उसकी वजह से क्राउडिंग जी आ जाती है दांतों। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि एक उम्र के साथ साथ दांत आते हैं, सारे दांत अभी बच्चों में नहीं आते हैं, तो बच्चों के दांत हिलते भी बहुत हैं। तो कई बार क्या होता है, कोई दांत हिल रहा है, आप पकड़ के खींच देते हैं और उसे निकाल देते हैं कि ये तो निकलना ही था। क्या वो करना चाहिए? वो कितना ठीक है आपकी ओरल हेल्थ या दांतों के लिए? ये इसके स्टेज पे डिपेंड करता है कि किस पॉइंट पे है वो दांत। अगर एक दांत है जो बिल्कुल ही हिल रहा है और पक्का दांत ऑलमोस्ट आ चुका है, तो घर पे भी लोग उसको तोड़ देते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि बच्चे जिस तरह के चीज़ें खाते थे, जैसे फल हैं, अमरूद है, सेब है, इस तरह की चीज़ें, तो उन्हीं के साथ वो दांत निकल जाता था। अब आजकल के बच्चों में ये आदत है नहीं, जिसकी वजह से ये दांत रिटेन हो जाते हैं। मतलब हम इनको रिटेन डेसिडुअस कहते हैं, क्योंकि वक्त के साथ ये खुद निकल जाने चाहिए लेकिन नहीं निकल पाते, क्योंकि हमारे फूड हैबिट्स बच्चों के चेंज हो गए, जिसकी वजह से नहीं निकल पाते। तो घर पे इन दांतों को अगर सेफली निकाल सकते हैं तो किया जा सकता है, बट उस स्टेज पे जहाँ पे कि ये बिल्कुल लूज हों। हाँ। अदरवाइज आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। हाँ, या फिर डेंटिस्ट के पास। दूसरा दांत आ चुका हो, दूसरा दांत आ चुका हो और दिख रहा हो माउथ में, तो बेटर है कि मिल्क टूथ को हटा दिया जाए, हटा। बेटर है। नहीं तो कई बार उसकी पोजीशन डेविएट हो जाती है, वो अपनी जगह पे नहीं आता।
कई मामलों में ये भी देखा गया है कि बच्चों के मिल्क टूथ जो हैं, दूध वाले दांत निकलते नहीं हैं, वो ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और नए दांत आ जाते हैं। वो किस समस्या? ये शार्क टीथ कहते हैं उनको। जैसे शार्क होते हैं, शार्क में रोज ऑफ टीथ होते हैं, लाइक 3 रोज ऑफ टीथ भी हो सकते हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए बच्चों में अगर ये है समस्या तो इसको शार्क टीथ कहा जाता है। रफली 10% बच्चों में देखा जाता है ये। शार्क टीथ का मतलब यह है कि एक दांत परमानेंट है, उसी के जस्ट पीछे मिल्क टूथ है या उसके आगे मिल्क टूथ है, तो 2 रोज हो जाते हैं टीथ के, तो इसको शार्क टीथ कहते हैं। ये हो सकता है, और क्योंकि जैसे वक्त पे अगर दांत नहीं शेड होता तो ये सिचुएशन देखी जाती। जी, एक वक्त होगा जिसमें दोनों ही दांत होंगे, मिल्क भी होगा और परमानेंट भी होगा, बिल्कुल। आगे पीछे। हाँ, तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट होते हैं या उसको वेट ट्रीट कर करना है? देना चाहिए, नॉट ऑलवेज, बट इससे क्या होता है कि दांतों की अरेंजमेंट, कई बार दांत लॉक हो जाते हैं दूसरे दांत के पीछे। अगर किसी दांत को आगे आना है और वो दांत पीछे आ गया और वो लोअर टीथ के पीछे लॉक हो गया, तो वो सिचुएशन फिर सेल्फ करेक्टिंग नहीं होती, वो खुद से ठीक नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में आपको फिर बाद में करेक्शंस करवाने पड़ते हैं। अगर वक्त पे ये दांत निकाल दिया जाए तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं बच्चों की, अभी तो दांतों से जुड़ी, तो ब्रश करना जो है वो हमें बचपन जब दांत आ गए तब सिखा देना चाहिए। यस, आइडियली आई वुड से 2 years इज़ अ गुड टाइम, मे बी अ बिट अर्लियर, थोड़ा पहले भी कर सकते हैं। उससे पहले भी बच्चों में दांत साफ करने पड़ते हैं। अगर लोगों को ये सोचना है कि नहीं ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं। जिन बच्चों को मिल्क दिया जाता है या स्वीट एंड मिल्क देते हैं बच्चों को, तो उनके दांत भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जी, तो उनके दांतों को वाइप करना चाहिए विथ गॉज या हैंकरचिफ के साथ। रात में एक बार उसको वाइप कर दें, दांतों के ऊपर की सतह को वाइप कर दें, जिससे कि प्लाक हट जाए या कम हो जाए, जो उससे दांत बच सकते हैं। काफ़ी कैरीज इंसिडेंस कम हो सकती है। और जब बच्चा इस लायक हो जाए कि वो ब्रश कर सके, तो हैबिट इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए ब्रशिंग की। बेस्ट तरीका यह है कि माँ बाप भी ब्रश करें, तो देख के बच्चा खुद कोशिश करेगा ब्रश करने की, वो इमिटेट करता है अपने पेरेंट्स को, बच्चे इमिटेट करते हैं। तो सिर्फ बोलना हेल्प नहीं करता कि जाओ ब्रश करो, बेटर है कि आप खुद ब्रश करें, तो उससे बच्चे में ये हैबिट आती है कि ये करना है। रात में कोशिश करें ब्रश करने की। आपने कहा कि रात में कोशिश करें, अब कोई कहते हैं कि सुबह सबसे पहले उठते ही आपको ब्रश करना चाहिए, तो राइट टाइम क्या है कि, और कौन सा अगर आपने मिस कर दिया, जैसे कई बार होता है कि सुबह वाला तो ज़रूरी है, रात को अरे ठीक है नहीं हुआ तो मॉर्निंग में हो जाएगा, तो राइट टाइम क्या है ब्रश करने का? सुबह बिना कुछ खाए या रात को सोने से पहले? सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है रात में, आफ्टर योर लास्ट मील। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। राइट। उसकी वजह क्या है कि रात में सलाइवरी फ्लो बहुत कम हो जाता है। सलाइवा माउथ को क्लीन रखता है, और जब थूक उस वक्त कम बनता है तो वॉशिंग इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाता है, और ये प्लाक या फूड आपके रात भर ये माउथ में रहता है और ये डैमेज करता है। गम डिजीज़, डिके, इन सब में कंट्रीब्यूट करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम अगर है तो वो रात में ब्रश करना है, आफ्टर योर लास्ट मील। जो लास्ट आपने कुछ भी खाना उसके बाद ब्रश कर लीजिए। और ऑफ कोर्स रिकमेंडेड ये है कि 12 आवरली आप ब्रश करें। ओके। उसका रीज़न भी है क्योंकि 12 घंटे में प्लाक फिर से बन जाता है। प्लाक एक बैक्टीरियल फिल्म होती है, दांतों के ऊपर एक परत होती है बैक्टीरिया और कुछ सबस्ट्रेट्स की, जो प्लस टॉक्सिन्स भी, जो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स बनाते हैं, उसकी एक लेयर होती है, उसको प्लाक कहते हैं। ओके, और वो ब्रश करने के 12 घंटे बाद फिर से? यस, 12 आवर्स, इट टेक्स 12 आवर्स। 12 घंटे में प्लाक फिर से बन जाता है। तो अगर आपको प्लाक को हटाना है, क्योंकि प्लाक हटा के ही आप केरीज से और गम डिजीज से बच सकते हैं। yes. तो इसीलिए 12 आवरली रिकमेंडेड होता है। तो ब्रश करने का सही तरीका क्या है? हम तो ये लेफ्ट राइट करते हैं या अप डाउन, राइट वे क्या है कि आपके दांत क्लीन हो? ब्रश करने का सही तरीका देखिए, कुछ तो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके भी हैं ब्रश करने के, जो या तो डेंटिस्ट शायद यूज़ कर पाएँ, या पेशेंट को अगर हम बहुत अच्छे से काउंसल करें, उनको बताएं तो कर पाएंगे। तो आइडिया ये होता है कि गम लाइन जो होती है जहाँ से दांत बाहर निकलते हैं, वो एरिया क्लीन रहे, बट उसको इफ़ेक्टिवली ब्रश करना बहुत मुश्किल काम है।
अगर पेशेंट खुद से करना चाहे तो शायद गम्स को इंजर कर दे, राइट। तो या तो प्रोफेशनली आपको ट्रेन किया जाए कि आप उस एरिया को प्रॉपरली कैसे ब्रश करें, वो एडवांस टेक्निक्स हैं। और एक जनरल पॉपुलेशन के लिए बेस्ट ये है कि आप क्या नहीं करना है, मैं हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए। मतलब इस तरह से दांतों को घिसना हॉरिजॉन्टली, जो हम सब करते हैं। जो हम सब करते हैं, हाँ। एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं करना चाहिए। और अगर अप एंड डाउन आपके लिए सिंपल है तो आप वो कर सकते हैं, अप एंड डाउन कीजिए। जेंटल स्मॉल सर्कुलर मोशंस में अगर कर सकते हैं तो वो भी अच्छी टेक्निक है। दैट दीज कैन बी ट्राइड, मतलब फॉर जनरल पॉपुलेशन। अदरवाइज किसी को गम इश्यूज़ हैं या ज़्यादा कुछ उसको डेंटल इश्यूज़ हैं तो वो डेंटिस्ट से एक बार पूछ सकते हैं कि कुछ एडवांस टेक्निक्स उनको बताएं जहाँ पे गम लाइन के आसपास आप क्लीनिंग, इफेक्टिव क्लीनिंग कर सकें। यस। क्या कुछ ऐसा भी है, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि आपको ब्रश करना है, ये एक फॉर्मेलिटी है, सोने से पहले और उठते ही ये आपको ब्रश करना है, आपने फटाफट से ऐसे किया और चले गए। क्या कुछ ऐसा भी है कि नहीं आपको 1 मिनट लगाना चाहिए, 30 सेकेंड्स लगा, हाँ वही, दैट इज रिकमेंडेड 2 मिनट, कि आप डिवाइड कर लें और 30 सेकेंड्स लगाते चलें, या क्या है? 2 मिनट्स की रिकमेंडेशन है। और 2 मिनट्स में इफेक्टिव ब्रशिंग ऑल सरफेसेस ऑफ द टीथ की हो जाती। मोर देन 2 मिनट्स इज एक्सेस, क्योंकि ज़्यादा ब्रशिंग के भी अपने नुकसान हैं। जी, वो नुकसान भी ज़रा बताइए। नुकसान ये है कि मसूड़े ऊपर जा सकते हैं, अगर आप ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग करते हैं तो गम रिसेशन हो सकती है, और प्लस दांत कट भी सकते हैं। टूथब्रश एब्रेजन, दांत की जो नेक होती है वहाँ पे कट आ जाते हैं जो लोग बहुत हार्ड ब्रश करते हैं। उसका बहुत एक सिंपल तरीका है कि आप ये देखिए कि ब्रश की हालत कैसी है आपकी। हाँ, अगर 3 महीने ब्रश आपका मिनिमम चल जाता है और उसके ब्रिसल्स ऐसे स्प्ले आउट नहीं करते, तो इसका मतलब कि आप ज़्यादा फोर्स नहीं लगा, हाँ, हार्ड नहीं है अपने दांत। हार्ड नहीं, मीडियम सॉफ्ट ब्रश यूज़ कीजिए और फोर्स मत लगाइए, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। कुछ महीने पहले एक स्टडी आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जैसे आपने चाय पी है या कॉफ़ी पी है या कुछ मीठा खाया है तो उसके तुरंत बाद ब्रश नहीं करना चाहिए, कुछ एसिडिक रिएक्शन होते हैं उस दौरान। तो क्या कुछ ऐसी बातें भी हैं, ऐसे कुछ चीज़ें भी हैं जिनका हमें ध्यान रखना है कि नहीं अब इसके बाद ब्रश नहीं करना है, ब्रश कब नहीं करना चाहिए? हाँ, एक थॉट है लोगों का कि हमने कुछ गलत खाया है तो हम इमीडिएटली ब्रश कर लेंगे तो हम बच जाएंगे उसके नुकसान से। इसमें स्वीट्स तो नहीं आते, जैसे आपने अभी बताया कि नॉट रियली, क्योंकि वो एसिड इमीडिएटली नहीं बना सकते, उनको टाइम लगता है। बट एसिडिक ड्रिंक्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बबली ड्रिंक्स जो हैं उनमें होता है फॉस्फोरिक एसिड, और कुछ फ्रूट जूसेस विच आर वेरी साइट्रिक। नेचुरल फ्रूट जूसेस, इवन नेचुरल, यस। ओके, जैसे अगर आप पाइनएप्पल, इवन नेचुरल फ्रूट जूसेस, यस, वो भी आएगा, पाइनएप्पल भी आएगा, प्लस साइट्रिक जितने भी हैं, संतरा, मौसमी, ये सब एसिडिक जूसेस हैं। इनके बाद इमीडिएटली ब्रश नहीं करना चाहिए, यू शुड वेट एटलीस्ट हाफ आवर मे बी 1 आवर, क्योंकि ये दांतों को थोड़ा सॉफन कर देते हैं, नॉट इन अ रियल वे बट थोड़ा सा उसको मिनरल कंटेंट थोड़ा सा उसका कम कर देते हैं। उस वक्त आप ब्रश करेंगे तो एक्चुअली हार्म ज़्यादा करेंगे। ओह, तो इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग समथिंग एसिडिक, लाइक सम पीपल दे ईट आंवला, आंवला हेल्थ रीज़न से खाते हैं, और अगर ये सोचते हैं कि उसके बाद हम इमीडिएटली ब्रश कर लें तो वो नुकसान भी कर सकते हैं। दैट इज़ हाईली एसिडिक। आंवला के तुरंत बाद अगर आप ब्रश करते हैं तो दांतों को नुकसान हो सकता है। हाँ, आंवला या एनी अदर सिट्रस, खट्टे फल कह सकते हैं। यस। हाँ, कई बार ये समस्या भी देखी गई है कि लोग ब्रश कर रहे हैं या प्रॉपर ब्रश कर रहे हैं लेकिन तब भी उनके दांत पीले हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि ब्रश करने के बाद भी आपके दांत जो हैं वो पीले? देखिए, दांत ओवर टाइम भी पीले होते हैं। अच्छा, ओवर टाइम मीन्स इट्स अ एजिंग प्रोसेस, टीथ विल डार्कन ओवर टाइम। तो एक जो नेचुरल ब्राइटनेस होती है दांतों की, वो उसके अंदर एक पल्प होता है, नर्व होती है, ब्लड सप्लाई होती है हर दांत के अंदर, और उससे एक ब्राइटनेस आती है। प्लस एनामल की थिकनेस है, यंग लोगों में एनामल की थिकनेस ज़्यादा होगी, एज वी एज एनामल की थिकनेस कम होगी। प्लस अंदर जो ब्लड सप्लाई है, जो नर्व की चेम्बर है, जो ब्लड सप्लाई की चेम्बर है, वो भी श्रिंक करती है, वो छोटी हो जाती है। तो एक वाइटलिटी या जो एक नेचुरल एक
ब्राइटनेस दिखती है टीथ की, वो धीरे धीरे कम हो। वक्त के साथ, एज के साथ कम होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसके लिए उतना वरी नहीं करना चाहिए। और स्किन टोन की भी एक बात होती है, जो लाइटर टोन के लोग हैं उनके दांत यूजुअली थोड़े डार्कर होते हैं या उनको फील होते हैं एज अ कॉन्ट्रास्ट, राइट। तो वो भी एक बात है। तो हर सिचुएशन में उसको लाइटन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप ये देखिए कि आपके स्किन टोन, आपके इवन आई कलर भी होता है, आई कलर से ऑलमोस्ट मैच करता है। आई का स्क्लेरा जो होता है उससे आपके दांतों टीथ मैच करते हैं। यस, ओह। वेरी क्लोज टू योर स्क्लेरा। तो इफ़ यू वांट टू असेस कि वेदर क्या हमारे दांत सचमुच डार्क हैं, तो अपनी आँखों तो अपनी आँखों के जो वाइट एरिया है उसको मैच करके देखिए कि दांत और स्क्लेरा की शेड ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसका मतलब कि आपके दांत विद इन द जोन है, मतलब दे आर ओके। अगर डार्कर हैं तो शायद कुछ हैबिट्स होते हैं, लाइक स्मोकिंग है या चाय कॉफ़ी है, इनकी वजह से भी डार्कन हो जाता है। तो उस सिचुएशन में वाइटनिंग करवा सकते हैं। जी। तो अभी हम पेस्ट की बात कर रहे हैं, दांतों की सफाई को लेकर ही चर्चा चल रही है, तो आप ये बता सकते हैं कि टूथपेस्ट चूज़ करने में आप किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं? ये जैसा कई बातों में मैंने कहा कि क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ भी मैं कोशिश करूँगा उसी से स्टार्ट करने की, क्या नहीं करना चाहिए। तो प्राइमरली एक तो जो पुरानी आदतें थी, जैसे चारकोल यूज़ कर लेना या नमक भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें एब्रेसिव होती हैं। ये घिसते हैं, सतह को ज़्यादा घिसते, ये नहीं करना चाहिए। फिर टूथ पाउडर्स आते हैं नेक्स्ट। लेकिन कुछ तो लोग पूछते हैं कि क्या आपके पेस्ट में नमक है? ये एक मार्केटिंग गिमिक है। हाँ। अगर जैसे एज एन एब्रेसिव, अगर सॉल्ट को आप बहुत फाइन पाउडर में कर देते हैं और वो उतना एब्रेड नहीं करता तो इट्स फाइन, ओके। कोई दिक्कत की बात नहीं। टूथ पाउडर्स आर ऑल्सो वेरी एब्रेसिव, तो वो नेक्स्ट ऑन द लिस्ट है, वो नहीं करना चाहिए। ओह। थर्ड नंबर पे आयुर्वेदिक पेस्ट आते हैं, मोस्ट ऑफ देम, तो उनमें भी एब्रेसिव कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आई वोंट टेक एनी नेम्स, बट ठीक। इन जनरल दे हैव अ हायर एब्रेसिव कंटेंट। दांत ज़्यादा घिसते हैं ये पेस्ट, ये भी नहीं करने चाहिए। उसके बाद आपके पास कई सारे पेस्ट्स आ जाते हैं जो नॉर्मल एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में ऐसे रेगुलेशंस नहीं है एब्रेसिवनेस के, बाहर की कंट्रीज़ में हैं, यूरोप एंड अमेरिका, दे हैव रेगुलेशंस कि आपके पेस्ट में इससे ज़्यादा एब्रेजन नहीं हो सकता। अच्छा। यस, अगर है तो आपको उसको मेंशन करना होगा। तो क्या हमारे जो इंडिया में टूथपेस्ट आते हैं उनमें उन मानकों से ज़्यादा होते हैं एब्रेशन? हाँ, कई सारे में उनसे ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया आयुर्वेदिक पेस्ट है, और ज़्यादा है। यस। ओके, तो हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। हाँ, इसीलिए आपको, क्योंकि आपको एब्रेसिव कंटेंट आपको मेंशन नहीं होगा, बिकॉज हमारे यहाँ वो एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, इट्स नॉट अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। राइट। तो उस पर ज़रूरी नहीं है लिखना, तो आप उसको मार्केट भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये आयुर्वेदिक है, या आप एक फॉल्स मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जो चीज़ें रियल नहीं है आप उनको क्लेम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रश करने के बाद भी बहुत ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं डेंटल कैविटी के, तो क्या रीज़न है कि अभी कैविटी इतनी ज़्यादा लोगों में बढ़ रही है? फूड हैबिट्स हैं सबसे ज़्यादा, रॉ फूड नहीं है, कम है। रॉ फूड, हाँ। रॉ फूड की अपनी एक सेल्फ क्लेंजिंग एक प्रॉपर्टी होती है। अगर हम एक नेचुरल फ्रूट खाते हैं, फाइब्रस कोई फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उसकी एक नेचुरल एक क्लीनिंग एबिलिटी होती है, वो दांतों को साफ़ कर देता है। और इसी चीज़ को अगर हम प्रोसेस्ड फूड्स ज़्यादा खाते हैं तो ये इफ़ेक्ट नहीं देखा जाता। तो प्रोसेस्ड फूड है, प्लस शुगर्स हैं, प्लस सिंपल शुगर्स हैं। सिंपल शुगर्स दांतों से चिपक जाते हैं और कैरियोजेनिक होते हैं, मतलब इजीली वो कैविटीज़ बनाते हैं। बैक्टीरिया उस पर बहुत जल्दी एक्ट करते हैं, वो एक फर्मेंटेबल एक शुगर होता है, उसमें एसिड बन जाता है जी। तो ये रीज़न है। तो अगर आपके दांतों में कैविटी हो गई है तो सबसे पहले क्या करें आप? देखिए, कैविटी जिस पॉइंट पे पेशेंट को पता चलती है, उस पॉइंट पे ऑलरेडी वो एक ठीक ठाक मॉडरेट कैविटी तो एटलीस्ट हो ही जाती। ये अनलाइकली है कि पेशेंट को पता चल जाए, इनिशियल केरीज उसको पता चल जाए, ये
नहीं कम ही होता है। नहीं हो पाता, ये डेंटिस्ट ही बता पाएगा कि यहाँ पे भी केरीज स्टार्ट हो गई। पेशेंट्स को यूजुअली उस पॉइंट पे पता चलता है जहाँ पे खाना फंसने लगता है, तो उस पॉइंट पे उनको पता चलता है। या दर्द होने लगता है। हाँ, दर्द होने की पॉइंट पे तो फिर रूट कैनाल्स वगैरह करने पड़ते हैं और अदरवाइज कैविटीज़ को फिल करना पड़ता है। जी। तो दांत में अगर आपको ऑल ऑफ अ सडन दर्द हो गया है तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? कि अगर आपकी कैविटी है, आपको रियलाइज नहीं हुआ या आपने देख ली थी और आप बस अवॉइड कर रहे हैं। कॉमन सिचुएशन है, जब तक के पेन नहीं होता तब तक लोग रिपोर्ट नहीं करते। राइट। कॉमन है। और उस पॉइंट पे पेशेंट लेवल पे आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ओके। लौंग का इस्तेमाल लोग करते हैं दर्द से राहत पाने के लिए। देखिए, लौंग एक ऑप्टेंडेंट है। ऑप्टेंडेंट का मतलब यह है कि वो नर्व फाइबर्स को ब्लॉक कर देता है, जो पेन है उससे भी ज़्यादा बड़ा स्टिमुलस देता है, जिससे कि वो नर्व अब पेन से रिएक्ट नहीं करती, तो इस तरह से वो पेन को सप्रेस कर देता है। इमीडिएट रिलीफ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो एक ट्रीटमेंट नहीं है, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ है। ऐसा नहीं होगा कि उससे आपको इलाज हो जाएगा, राहत मिल जाएगी, पर राहत ठीक नहीं होगा, रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी। कई बार दांतों में झंझनाहट की भी समस्या होती है, वो उसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती हैं? झंझनाहट की वजह एक तो हमने देखा है कॉमनली कि सबसे कॉमन कॉज जो अभी देखा जा रहा है वो, जैसे मैंने बताया, आयुर्वेदिक पेस्ट, उससे कई लोग रिपोर्ट कर रहे हैं उनको सेंसिटिव टीथ हो रहे हैं, और वजह यही है कि उस पे एब्रेजन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से दांत सेंसिटिव हो रहा है। तो समझना ये ज़रूरी है कि किस वजह से सेंसिटिविटी है, कैविटीज़ से है, गम रिसेशन से है, टूथब्रश से एब्रेजन है उसकी वजह से है, या सिर्फ एक डेंटिनल हाइपर सेंसिटिविटी जिसको हम कहते हैं। जी। कई बार कुछ लोग बहुत ठंडा कुछ ले लेते हैं तो उससे भी उनको एक कुछ टाइम के लिए सेंसिटिविटी हो जाती है। तो कॉज समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों है, और अपनी तरफ से कोई होम रेमेडी अगर आपने कुछ किया या कोई पेस्ट यूज़ कर लिया तब भी सेंसिटिविटी है, कंटिन्यूड है, तो बेटर है कि आप चेक करा लें कि किस वजह से हो रही है। अगर कैविटी है तो डेफिनेटली आप उसको खुद से मैनेज नहीं कर पाएंगे, या एब्रेजन है तो उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हर सिचुएशन जो सेंसिटिविटी की है वो सेल्फ केयर से नहीं मैनेज हो सकती, तो बेटर है कि प्रोफेशनल हेल्प ले। ठीक, जैसे हमने लौंग की बात की थी कि दांत के दर्द से वो थोड़ी देर के लिए राहत आपको दिला सकती है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो झंझनाहट से भी राहत दिला सकते हैं? कोई होम रेमेडी तो नहीं है। हाँ, बट ओवर द काउंटर आपको टूथपेस्ट वगैरह मिल जाता है, उनसे राहत मिल सकती है। बट जैसे मैंने कहा, कॉज की बात है, किस कॉज से? अगर कैविटीज से है तो शायद रिलीफ नहीं मिलेगा। एक होम रेमेडी होती है जिसमें कि आप बेकिंग सोडा को फॉयल पेपर पर रखते हैं और उसे कुछ देर के लिए अपने दांतों पर रखा जाता है, फिर उसे हटाकर ब्रश किया जाता है। ये रेमेडी को आप क्या कहेंगे कि ये ठीक है, कर सकते हैं, या नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, आपके दांतों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है? ओकेजनल यूज़ कर सकते हैं बेकिंग सोडा का। अब ये टेक्निक तो मैंने पहली बार सुनी है कि मतलब फॉयल पे रख। हाँ, ये बहुत यूज़ होती है। अच्छा, बट बेकिंग सोडा से कई बार लोग टीथ को रब करते हैं। ओकेजनल यूज़ आप कर सकते हैं, रेगुलर यूज़ के लिए रेकमेंड। दांतों को हेल्दी और मजबूत बनाने के अगर आप कुछ टिप्स दे पाएं? हेल्दी और मजबूत आप बना नहीं पाएंगे, बट आप हेल्दी मजबूत रख सकते हैं। हाँ, किस तरह? क्योंकि नेचुरली टीथ जिस कन्फिग्रेशन, जिस तरह से आपके हैं दांत, दे आर यूजुअली हेल्दी, तो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि इसको इसी लेवल पे लंबे समय तक हेल्दी रखा जाए। हाँ। और उसमें यही है कि इफ़ेक्टिव क्लीनिंग हो दांतों की। ओरल क्लीनिंग आप, जैसे मैंने बताया, 12 आवरली प्लाक कंट्रोल कर लें, उससे यूजुअली गम डिजीज़ और कैविटीज़ दोनों से ही आप काफ़ी मतलब उसके इंसिडेंस कम कर सकते हैं। ज़ीरो करना तो बड़ा मुश्किल है। और दूसरा है फूड हैबिट्स। जी। वो चीज़ें ना लें जिससे दांतों को नुकसान होता है। और वो चीज़ें कौन सी हैं जो दांतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं? लॉट ऑफ लाइक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स जो होते हैं। शुगर ज़रूरी नहीं है कि स्वीट ही हों। जैसे कि एक नमकीन का पैकेट है, नमकीन तो नहीं, जैसे प्रोसेस्ड आजकल जो दूध को इसमें काउंट कर सकते हैं क्या कि अगर आप नहीं, दूध को काउंट नहीं कर सकते दांतों के लिए? नहीं, दूध इज़ हेल्दी। ओके, दूध इज़ हेल्दी।
लेकिन ये मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़ा बहुत आपके टीथ को रिमिनरलाइज भी कर सकते हैं। ओह यस, दांतों को हम ऐसा समझते हैं कि दांत एक रिजिड स्ट्रक्चर है, उसमें कोई इन एंड आउट नहीं हो रहा, बट ऐसा है नहीं। स्मॉल अमाउंट्स में टीथ मिनरल लूज़ करते हैं। जब भी आप खाते हैं, जब भी आप कुछ ड्रिंक करते हैं, तो थोड़ा बहुत मिनरल कंटेंट लॉस होता है और फिर वो रिकवर भी होता है। तो जो टीथ सरफेस लॉस है वो एक्चुअली उसका बैलेंस जब ख़राब होता है, जब आपका लॉस ज़्यादा हो रहा है, रिकवरी कम हो रही है, उस पॉइंट पे ये टूथ सरफेस लॉस होता है, जहाँ पे एनामल को वापस मौका नहीं मिलता कि वो रिकवर करे। और ये चीज़ आपके कैविटीज़ में भी देखी जाती है। जैसे बच्चों में कैविटीज़, जैसा आपने कहा, बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी दांत डैमेज होते हैं। उसकी वजह यही है कि उसको मौका नहीं मिल रहा रिकवर करने का। अगर बच्चे इस फ्रीक्वेंसी से नहीं खाएं कि हर वक्त माउथ में कुछ फूड है, तो शायद उसको रिकवरी का कुछ और कैरीज उतनी स्पीड से ना बढ़े जी। और ये मतलब ग्रोन अप्स के लिए भी ये चीज़ है कि आप उसको रिकवर करने का थोड़ा टाइम दें। कुछ ऐसी चीज़ें कंज्यूम करें, जैसे डेयरी है तो डेयरी हेल्प्स, डेयरी कैन प्रोवाइड अ बिट ऑफ रिकवरी टू दैट। डॉक्टर साहब, कई केसेस में ये भी देखा गया है कि जब आपकी अकल दाढ़ आ रही हो तो कुछ इन्फेक्शन इस तरह के हो जाते हैं, स्वेलिंग बहुत हो जाती है, पेन बहुत रहता है। तो जब अकल दाढ़ आ रही हो उस दौरान आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अकल दाढ़ की क्या डायरेक्शन है और क्या उसके पास इतनी जगह है कि वो पूरी तरह बाहर आ जाए, ये चीज़ें पेशेंट कंट्रोल में नहीं है। और कई बार जगह नहीं मिलती अकल दाढ़ को पूरी तरह आने की, और वो पार्शली इरप्टेड होता है, मतलब आधा आता है आधा नहीं आता। तो इस तरह के दांत काफ़ी परेशान करते हैं और अक्सर ये दांत टेढ़े होकर के लॉक हो जाते हैं। ओके। अपने आगे वाले दांत के पीछे ये लॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं हो पाते। इन सिचुएशंस में पेशेंट के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकें। तो अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट। हाँ, यूजुअली एक्सरेज किए जाएंगे, उसकी पोजीशन लोकेशन देखी जाएगी, और अगर रिपीटेड ट्रबल है कि एवरी 2 मंथ्स स्वेलिंग हो जाती है, पेन हो जाता है, तो फिर उसको निकालना होता है। तो अकल दाढ़ में वो कब कौन सी कंडीशन होती है जिसमें कि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है? जब ये पार्शली इरप्ट होगा, जब ये दांत पूरी तरह बाहर नहीं आएगा और इसके ऊपर एक गम की कवरेज होगी, उस सिचुएशन में ये आपको रिपीटेड ट्रबल देता है, बार बार इसमें इन्फेक्शन होती है, क्योंकि उसके ऊपर एक फ्लैप है जो क्लीन नहीं हो पाती। दूसरी सिचुएशन है जब ये दांत टेढ़ा आता है ठीक और लॉक हो जाता है, तो वैसी सिचुएशन में भी इसको आप मैनेज नहीं कर पाते। नहीं कर। ये 2 सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये ट्रबल दे सकता है। जी। तीसरी भी एक सिचुएशन है कि ये दांत पूरी तरह हड्डी के अंदर है और वहाँ पे ये कई बार उसमें एक सिस्ट बन जाती है, तो वो भी एक सिचुएशन है, बट कम इंसिडेंस है उसकी। अच्छा, मैं भी एक बार डेंटिस्ट के पास गई थी, मुझे भी अकल दाढ़ से जुड़ी ही कोई समस्या थी, तो उन्होंने कहा कि इसको निकलवा दो। मैंने कहा मेरा एक दांत कम हो जाएगा, मैं कैसे खाना चबाऊंगी? तो उन्होंने कहा अकल दाढ़ का कोई मेजर रोल नहीं है नहीं, ये समस्या ही बढ़ाएगी। तो क्या वाकई ऐसा है कि अकल दाढ़ आ गई है और थोड़ा बहुत कुछ ऐसा है तो उसको टाइमली आप निकलवा दें? रिपीटेड ट्रबल्स, बार बार अगर दिक्कत दे रहा है, बार बार उसमें मसूड़े में सूजन हो जा रही है अकल दाढ़ की वजह से, मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है, तो फिर आप इसको निकलवा दें। यूजुअली हम वेट करते हैं कि 18 साल 20 साल की उम्र में अगर अकल दाढ़ आ रही है और सीधी आ रही है, तो फिर हम वेट करते हैं कि उसको इतना टाइम दिया जाए कि शायद ये आ जाए। बट एक उम्र के बाद, जैसे 25 साल के बाद, अगर वो दांत ट्रबल दे रहा है कंटिन्यूस, या फिर वो दांत अलाइनमेंट में नहीं है, टेढ़ा आ रहा है, तो फिर वो करेक्ट नहीं होगा उस सिचुएशन में, और आपको ट्रबल भी दे रहा है, तो फिर उसको निकलवाना होता है। वो दूसरे दांतों पे भी? यस, वो तो बहुत कॉमन है कि उसके आगे वाला दांत भी उसकी वजह से खराब हो जाए। यस। कई बार ऐसा होता है कि अकल दाढ़ भी आ रही है या वो आपको ट्रबल कर रही है, साथ में आगे कोई दांत या दाढ़ है जिसमें कैविटी हो गई है, एक साथ आपको लग रहा है, या आप निग्लेक्ट करते आ रहे हैं बड़े लंबे टाइम से, तो एक साथ आपको लग रहा है कि आपके 3-4 दांत ऐसे हैं जिनमें या तो इस हद तक की समस्या आ गई है कि एक एक करके सबको निकलवाना होगा या निकलवाना ही होगा। तो कई बार लोग जाते हैं डेंटिस्ट के पास और कहते हैं कि मैं आ गया हूँ या आ गई हूँ और मैक्सिमम आप जितने दांत निकाल सकते हो निकाल दो। तो क्या कुछ ऐसा भी है कि जब आप दांत निकलवाने जा रहे हैं तो नहीं,
एक बार में एक ही निकलवाएं या 2 निकलवाएं? एक बार में 2-3 दांत तो निकाले 3 दांत निकाले जा सकते हैं? जा सकते हैं, यस। जी। नॉट वेरी लार्ज टीथ, बहुत बड़े दांत है तो नहीं, हाँ, बट अप टू 3 एक्सट्रैक्शंस तो किए जा सकते किए जा सकते हैं। एक ही साइड पे अगर हैं, एक ही आर्च में है, तो बड़े आराम से किए जा सकते हैं। टोटल एक्सट्रैक्शंस भी किए जा सकते हैं, बट बेटर है कि अगर वैसा किया जा रहा है तो जनरल एनेस्थीसिया में किया जाए। दिया जाए। ठीक है। आप जब दांतों की कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, उन्हें निकलवाते हैं, देखा जाता है तो कहते हैं कि चावल अवॉइड करने चाहिए। नहीं, ऐसे कोई ऐसा कुछ नहीं। ये मिथ इसको कह सकते हैं कि ये इट्स अ मिथ, यस। मोस्ट फूड्स आप पोस्ट एक्सट्रैक्शन आप ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं। उसमें लिमिटेशंस ये हैं कि सॉफ्ट हो, कोल्ड हो, ठंडा हो, रूम टेम्परेचर पे हो, और कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है। हाँ, और ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती, स्मोकिंग नहीं करनी होती एक्सट्रैक्शन के बाद, अल्कोहल भी अवॉइड करना चाहिए। ये लिमिटेशंस है और कुछ चीज़ है। डॉक्टर साहब, आपने स्मोकिंग की बात की। स्मोकिंग से दांतों पर निशान आ जाते हैं। हाँ, स्टेन्स आते हैं, कॉमन कॉज। स्टेन्स आ जाते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि वो लोग जाकर स्केलिंग कराते हैं दांतों की। तो वो कितना ठीक है, और आप कितना फ्रीक्वेंटली स्केलिंग करा सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज़्यादा स्केलिंग कराएंगे तो दांत सेंसिटिव हो जाएंगे? देखिए, जैसे मेडिकल प्रोसीजर्स के अपने टेक्निक्स होते हैं और उसके अपने पैरामीटर्स होते हैं, किस तरह से किस काम को किया जाए। अगर स्केलिंग प्रॉपर तरीके से की जा रही है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट से की जा रही है, और लो पावर आउटपुट पे या लो फ्रीक्वेंसी पे की जा रही है, अगर बहुत हाई पावर पे स्केलिंग कर रहे हैं अल्ट्रासोनिक, तो वो दांतों को डैमेज भी कर सकता है। यस। तो अगर कोई फ्रीक्वेंट स्केलिंग कराता है, एवरी 6 मंथ्स कराता है, तो बेटर है कि वो मैनुअल स्केलिंग कराएं। अल्ट्रासोनिक या मशीन वाली स्केलिंग कभी कभी कराएं, और नॉट ऑन अ वेरी रेगुलर फ्रीक्वेंसी। तो रेगुलर स्केलिंग से डैमेज हो सकता है, और इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरह से यूज़ करना है, और जिससे कि मिनिमम हार्म हो और मैक्सिमम बेनिफिट हो, जी, वो इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो वो तो प्रोफेशनल्स ही उसको यूज़ कर पाएंगे। यस। ठीक है। बट एवरी 6 मंथ्स, एवरी ईयर स्केलिंग की जा सकती है, उसमें कोई ऐसा हार्म नहीं है, इफ़ इट इज़ डन प्रॉपरली। पीले दांतों की समस्या बहुत आम है, तो इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप अपने पीले दांतों को फिर से चमका सकें? अगर घरेलू उपाय की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि दांतों के ऊपर कोई एक्सटर्नल स्टेन है या उसका नेचुरल शेड दांत का डार्क है। अगर नेचुरल शेड डार्क है तो बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आपको प्रोफेशनल वाइटनिंग ही करानी पड़ेगी। जो मार्केट में अवेलेबल वाइटनिंग पेस्ट हैं उनका बहुत मिनिमल सा इफ़ेक्ट है, कोई ऐसा परसेप्टेबल इफ़ेक्ट उतना नहीं है। अगर ऊपर से स्टेन है तो आप उसको किसी एब्रेसिव से क्लीन करके एक बार देख सकते हैं कि शायद वो स्टेन चला जाए। नहीं तो अगेन प्रोफेशनल हेल्प लेके उसको आप पॉलिश करवा सकते हैं, जिससे ऊपर की सतह पे अगर कोई स्टेन आ गया तो वो हटा सकते हैं। जी। घरेलू उपाय में अगर वाइटनिंग की बात करें तो कुछ बहुत लिमिटेड सी चीज़ें हैं जो हेल्प कर सकती है। एक स्ट्रॉबेरीज़ हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनमें मैलिक एसिड होता है, उससे थोड़े से टीथ ब्राइट हो जाते हैं। Yeah, they look a bit bright, yes. ओके, तो स्ट्रॉबेरी अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपके दांत चमकते हुए रह सकते हैं। One of the ways, try करके देख सकते हैं। It's a healthy way to maybe to have brighter. राइट। हाँ, आपने स्ट्रॉबेरी की बात की, बीच में भी आपने एक चीज़ कही थी कि आप रॉ फूड खाएं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपके दांत मजबूत बने रह सकते हैं? जो चीज़ें आपकी जनरल हेल्थ को हेल्प कर रही हैं वो चीज़ें टीथ को भी हेल्प कर रही हैं। रॉ फूड, रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो आपकी जनरल हेल्थ के लिए अच्छी हैं वो डेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं। तो वो चीज़ें हेल्प करती हैं। उनसे क्या है कि प्लाक उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, सेल्फ क्लेंजिंग एक्टिविटी होती है। अगर आप रॉ फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं तो वो दांतों को क्लीन करते हैं। तो रॉ फ्रूट्स जैसे आप कह रहे हैं तो उनको काट के खाएं या आप ऐसे? काट के भी खा लें, ऐसे बाइट करके भी खा सकते हैं, वो भी हेल्प करता है। शुक्रिया डॉक्टर। ओके, थैंक यू सो मच।
तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर जुल्फिकार हाफिज, जिन्होंने आपके दांतों को चमकाने का हर संभव तरीका आपको बताया। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं अनीता शर्मा आपसे जल्दी ही फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और NDTV इंडिया देखते रहें।